Good morning, dear students. I am Prem Kaur Patle. My dear students, today I am here along with the fourth part of the Industrial Revolution. In this session, I shall explain about the women, children and industrialization. बच्चों, आज के सेशन में मैं आपको महिलाओं, बच्चे और औद्योगिकरण के महत्वपूर्ण संदर्भ को समझाने का प्रयास करूँगा. आफ्टर दैट वी विल सी द प्रोटेस्ट मूवमेंट. हम देखेंगे कि किस तरह से विरोध आंदोलन औद्योगिकरण के परिप्रेक्ष्य में चले थे. एंड इन दैट सेक्शन आई शैल एक्सप्लेन अबाउट द कॉम्बिनेशन एक्ट विच वॉज पास्ड in 1795 by the parliament. Okay, as well as we will see the corn laws and the Ludism movement. बेटा ये लुडिज्म मूवमेंट एक जो जनरल नेड लूड के नेतृत्व में इसको चलाया गया था, मैं उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको समझाने का प्रयास करूंगा. एंड इन लास्ट आई शैल एक्सप्लेन अबाउट द रिफॉर्म्स थ्रू लॉज. किस तरह से कानूनों के जरिए औद्योगिकरण में महिलाओं और बच्चों की परिस्थितियों को सुधार के लिए, या कह लीजिए कि मज़दूरों या वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस या उनकी टाइम ड्यूरेशन को लेकर जो सुधार कार्य किए जाने थे वो किस तरह से किए गए, मैं वो समझाने का प्रयास करूँगा. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द कंडीशन ऑफ women and children. In this section, in this part, we will see two side of the condition. Okay, before the industrial revolution, the children and the women worked either in farms or at home. बच्चों, औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति के पहले की स्थिति में बच्ची और महिलाएं जो थी वो अपने घरों में, अपने खेतों में काम किया करती थी. They worked under the watchful eyes of parents and relatives. वो अपने सगे संबंधियों, माता पिता, इनकी निगरानी में काम किया करते थे. And women worked in farms. They reared livestock and gathered firewood or were involved in spinning cotton. वे महिलाएं अपने घरों में अपने पशुओं को पाला करती थी, लकड़ियाँ इकट्ठा करती थी, अपने घरों में चरखे चलाकर सूत काता करती थी. And it was necessary for the women and the children to work and support the meagre earning of man. और ये बहुत ज़रूरी हो जाता था क्योंकि जो पुरुष वर्ग होता था उसकी मामूली मजदूरी के आधार पर घर का खर्च नहीं चल सकता था, तो महिलाएं और बच्चे अब जो था इस काम की ओर आगे बढ़ने वाले थे. ठीक है बच्चों, अभी मैं जो आपको अब समझाने जा रहा हूँ दैट इज़ द रिलेटेड टू आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड अबाउट द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विच बॉट अबाउट इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन द वे ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन वर्क. पहले जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने के पहले महिला और बच्चे खेतों में काम किया करते थे, मजदूरी नहीं, ये अपने लाइव स्टॉक्स, अपने घरों में काम किया करते थे, फायरवुड्स कलेक्ट किया करते थे, एंड दे वर आल्सो इन्वॉल्व इन द स्पिनिंग कॉटन. ओके, बट आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बॉट अबाउट इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन द वे द women and children work. They have to work in strict discipline for long hours in inhuman working condition. बच्चों, महिलाएं और बच्चों को भी कुछ कमाना जो पड़ रहा था, उससे उनकी मजदूरी जो थी वो मिल रही थी. या उद्योगपति जो थे उनके साथ इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन में उनसे वर्क करवा रहे थे. वहाँ स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन को फॉलो करवाया जाता था, जो लॉन्ग आवर्स का वर्क होता था वो करवाया जाता था. इंडस्ट्रियलिस्ट प्रीफर टू एम्प्लॉय वीमेन एंड चिल्ड्रन. उद्योगपति जो थे मर्दों की बजाय औरतों और बच्चों को अपने यहाँ काम पर लगाना अधिक पसंद करते थे. क्यों? who did not oppose the poor working condition and work on lower wages than men. जो कि पुअर वर्किंग कंडीशन में भी काम कर लेते, उसका विरोध नहीं करते, और साथ ही उनको कम मजदूरी दे करके उतना ही काम करवाया जा सकता था जितना ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी देकर पुरुषों से करवाया जाता था. तो इन्होंने
विमेन और बच्चों को अपने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया. द विमेन वर एम्प्लॉयड इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ओके, सिल्क, लेस मेकिंग and knitting industry, and it increased financial independence and self-esteem from their job. So we can understand with the condition of women and children. The children were often employed in metal industry. बच्चों जो बेटा जो बच्चे थे उनको मेटल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा रहा था. एज वेल एज दे हैव टू वर्क ऑन संडे आल्सो टू क्लीन दी मशीन्स. बच्चों उन्हें अपने जहाँ वो काम कर रहे थे उन जगहों पर उन्हें काम करने के लिए जो एक दिन छुट्टी का मिलता था संडे, उस दिन भी काम करना पड़ता था. इट इंक्रीज्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ स्टीम फ्रॉम देयर जॉब. जो अब वो जॉब करने लगे जो बच्चे और महिलाएं हैं तो वो उससे क्या होने लगे, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने लगे, आर्थिक या वित्तीय स्वतंत्रता उन्हें मिलने लगी थी. ओके. The children were often employed in metal industry, coal mines and cotton textile industry also. Okay, children जो थे metal industry, coal mine और cotton textile industry में बेटा वो employment पा रहे थे. And they have to work on Sunday also to clean the machines. जो कभी कभार मतलब कुछ घंटे जो खुली वातावरण में अगर हवा में सांस ले सके तो ये बहुत बड़ी बात होती थी. बच्चों से तो कई घंटों तक काम लिया जाता था और उन्हें हर रविवार को मशीनें साफ़ करने के लिए भी काम पर आना पड़ता था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उन्हें ताज़ी हवा, उन्हें व्यायाम करने का कभी कोई मौका नहीं मिलता था. कई बार तो बच्चों के जो बाल मशीनों में फंस जाते थे. ठीक है. दे आल्सो मूव. एक्चुअली क्या होता था कि ये एम्प्लॉयमेंट इनको इसलिए दिया जाता था क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी मशीन्स को डिज़ाइन किया गया था जहाँ पर चाइल्ड वर्कर ही काम कर सकते थे. द मशीन्स लाइक स्पिनिंग जैनी वाज डिजाइन टू बी यूज बाय चाइल्ड वर्कर्स एंड दे आल्सो मूव ईजीली बिटवीन टाइटली पैक्ड मशीन्स. वो इतनी कंजस्टेड होती थी कि वहाँ से बड़े लोगों का जाना बड़ा मुश्किल होता था और वहाँ से बच्चे आसानी से मूव कर सकते थे. इसलिए ज़्यादातर इन मशीनों में या स्पिनिंग जैनी जैसे या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बच्चों को सबसे ज़्यादा वर्कर के रूप में अपॉइंट किया जाता था. They also move easily between tightly packed machinery. Okay, and owners of coal mines used children to reach deep coal faces as the mines were very narrow for adults. बच्चों कोयला खानों में भी बच्चे जो होते थे वो अंतिम छोरों तक पहुंच जाते थे. अंतिम जो छोर होता था कोयले की, जो गहरे और अंतिम छोर होते थे, छोटी छोटी सी जगह होती थी, संकरी जगह होती थी जहाँ से एडल्ट्स यानी वयस्क लोग नहीं जा पाते थे, तो वहाँ वो बच्चों को ही भेजा करते थे. तो इस तरह से बच्चों का जो को वर्कर के तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कॉटन इंडस्ट्री में और साथ ही साथ माइनिंग एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व किया गया था. छोटे बच्चे जो थे बेटा वो कोयला खानों में ट्रैपर का काम भी करना पड़ता था उनको. ठीक है. कोयला खानों में जब कोयला जो है डिब्बे इधर से उधर ले आया करते थे तो आवश्यकता अनुसार उन दरवाज़ों को खोलते और बंद करते थे. ठीक है. कोयला खानों से जब कोयला भरे डिब्बे यहाँ से वहाँ ले जाया जाता था तो उन दरवाज़ों को खोलते और बंद करते थे. और यहाँ तक कि वे कोल बियरर्स के रूप में, बच्चे जो थे कोल बियरर्स के रूप में अपनी पीठ पर कोयला रखकर, भारी वजन को रखकर वो भी ढोते थे. तो इस तरह से बच्चों से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था. बट मैनी प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय चिल्ड्रन एंड वुमेन लाइक. अब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी मैं आपको उसके बारे में बतला दूं जो उन्होंने फेस किया था. देयर हेयर वॉज कॉट इन मशीन्स और क्रश्ड देयर हैंड्स. बच्चों कई बार जो था बच्चों के बाल मशीनों में फंस जाते थे या उनके हाथ जो थे मशीनों में कुचल जाते थे. यहाँ तक कि बच्चे काम करते करते इतने थक जाते थे कि उन्हें नींद की झपकी आ जाती थी और वो मशीनों में गिर करके मौत के मुंह में चले जाते थे. ओके. सम डाइड व्हेन दे फेल इनटू मशीन्स ड्यू टू एग्जॉशन. एंड माइंस ऑफ roofs caved in or there could be an explosion and injuries were therefore common.
कोयलों की खानों में काम करने के लिहाज से, जो कोयले की खानें थी काम के लिहाज से, वो भी बहुत खतरनाक होती थी। खानों की जो छत होती थी वो कभी कभी धंस जाती थी या वहाँ विस्फोट हो जाता था, तो उससे चोट लग जाना ये तो आम बात हुआ करती थी। ठीक है। ड्यू टू ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स ऑफ वर्क, वीमेन फेस मैनी प्रॉब्लम्स एज दे लॉस देयर बेबी एट बर्थ और इन अर्ली चाइल्डहुड। बच्चों, महिलाओं के द्वारा महिलाओं पर इतने अमानवीय तरीके से उनसे कार्य करवाया जाता था कि कभी कभी उनके जो बच्चे होते थे वो अपने बच्चों को खो देते थे, या तो बर्थ के टाइम ही उनकी डेथ हो जाती थी बच्चों की, या बहुत कम उम्र में ही उन बच्चों को वो मौत के मुंह में चले जाते थे, क्योंकि वो महिलाएं वर्क में इतनी इन्वॉल्व हो जाती थी, या कह लीजिए उनसे इतना हार्शफुल कंडीशन में वर्क करवाया जाता था। ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स जो थे वो तो देखने को मिलती, मानवीयता थी वो देखने को ही नहीं मिलती थी। महिलाओं के साथ अमानवीयता के पूर्ण व्यवहार करते उनसे ढेर सारा कार्य करवाया जाता था, और उस वजह से वे अपने बच्चों को समय नहीं दे पाती रही होंगी, और इस वजह से उनके बच्चों की डेथ हो जाती थी। तो दिस वर द प्रॉब्लम्स विच फेस बाय चिल्ड्रन एंड वीमेन एट दैट टाइम। बच्चों, ये था मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया, औरतें, बच्चे और औद्योगिकरण का पार्ट। अब हम प्रोटेस्ट मूवमेंट की बात करते हैं। प्रोटेस्ट मूवमेंट्स एंड रिप्रेशन ऑफ गवर्नमेंट समझते हैं। The early decades of industrialization coincided with the spread of new political ideas of liberty, equality, and fraternity, pioneered by the French Revolution in 1789 and 94. बच्चों, आपने फ्रांसीसी क्रांति ज़रूर पढ़ी है। उसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जैसे जो महत्वपूर्ण बातें थी वो आपको उसी जन आंदोलन से मिल पाया है। विश्व की जितने भी रिवॉल्यूशन हुए उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जिसने पूरे विश्व को एक दिशा दृष्टिकोण दिलवाया। बच्चों, औद्योगिकरण के प्रारंभिक दशकों का समय वही था जब फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का उद्भव नए नए राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार हो रहा था उसके माध्यम से। ठीक है, जिसकी मैंने बात की वो थी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब हम पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की ओर, इसको मैं थोड़ा सा आपको बतलाना चाहूँगा कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट से कैसा था। इन इंग्लैंड, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हार्श वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्रीज kept increasing and the working population agitated to be given the right to vote. But the government repressed this movement by making twin laws in 1795 as. बच्चों, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि ये जो ट्विन लॉज वो क्या चीज़ थे। उसको समझने के पहले आपको बतलाऊँगा कि 1790 के डिकेड में फ्रांसीसी संसद सभाएं जैसी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी वो बनाई जा सकती थी, और रोटी जैसी जो आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करके युद्ध की कठिनाइयों को भी रोका जा सकता है। ठीक, फिर समझाता हूं, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। The movement for liberty, equality and fraternity showed the possibility of collective mass action both in creating democratic institutions like the French parliamentary assemblies of the 1790s and in checking the worst hardship of war by controlling the prices of necessities like bread. आपको याद आ रहा होगा कि किस तरह से वो प्राइसेस जो थे वो तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे थे, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो गुस्सा बढ़ रहा था और एक युद्ध की स्थिति को निर्मित कर दिया था। तो बच्चों, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व स्थापित करने के लिए आंदोलन जो हुए थे उन्होंने दिखा दिया कि सामूहिक जन आंदोलन चलाना संभव है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के हम परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो इनसे क्या हुआ, इनसे 1790 के डिकेड में फ्रेंच जो संसदीय सभाएं जैसी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाई जा सकती है उन्होंने बतला दिया कि ऐसे बनाया जा सकता है, और रोटी जैसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसकी कीमतों को अगर कंट्रोल में कर लिया जाए तो युद्ध जैसे आने वाली समस्याओं को भी रोका जा सकता है। इन इंग्लैंड, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हार्श वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्रीज, मैं आपको पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की बात अभी समझा रहा था,
है ना. In England, political protest against the harsh working condition in factories kept increasing and working population agitated to be given the right to vote. Okay, the government reacted by repression and by new laws that denied people the right to protest. बच्चों, इंग्लैंड में जो फैक्ट्रियों में काम करने की कठोर परिस्थितियों के विरुद्ध राजनीतिक विरोध बढ़ता जा रहा था. श्रमजीवी लोग अपने मताधिकार को प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे थे. इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, इसका रिएक्शन क्या हुआ, गवर्नमेंट ने किस तरह से उसको रिएक्ट किया. सरकार ने रिप्रेसिव मोड लिया, दमनकारी रुख अपनाया. उसने कानून बनाया और लोगों से प्रदर्शन करने का अधिकार ही छीन लिया. जहां लोग विरोध प्रदर्शन कर सकते थे, इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने उसको एक रिप्रेसिव मोड में लेते हुए ऐसा लॉ बनाया कि दैट डिनाइड पीपल द राइट टू प्रोटेस्ट. विरोध प्रदर्शन का अधिकार ही उन्होंने छीन लिया. अब आगे देखिए कि इंग्लैंड का फ्रांस के साथ लंबे अरसे तक युद्ध चलता रहा. इंग्लैंड हैड बीन एट वार विद फ्रांस फॉर अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम 1792 to 1815 एंड ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड यूरोप वॉज डिसरप्टेड. बच्चों, इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड और यूरोप के बीच चलने वाला जो व्यापार था वो छिन्न भिन्न हो गया. फैक्ट्रियों को मजबूरन बंद करना पड़ा, है ना. जब ट्रेड खत्म होने लगा तो फैक्ट्री वाज फोर्स्ड टू शट डाउन. अनएम्प्लॉयमेंट ग्रीव, बेरोजगारी तेजी से बढ़ने लगी. एंड द प्राइस ऑफ एसेंशियल आइटम ऑफ फूड लाइक ब्रेड एंड मीट सोर्ड टू हाइट्स बियॉन्ड द लेवल ऑफ एवरेज वेजेस. बच्चों, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो ब्रेड और मीट, इन जैसे एसेंशियल फूड आइटम्स की जो कीमतें थी वो औसत मजदूरी स्तर से कहीं ज़्यादा बढ़ गई. सोल्ड टू हाइट्स बियॉन्ड द लेवल ऑफ एवरेज वेजेस. औसत मजदूरी के स्तर से भी कहीं ज़्यादा रेट इन ब्रेड और मीट के हो गए थे. बच्चों, मैंने आपको बतलाया कि गवर्नमेंट ने एक ट्विन लॉज को पास किया था. अब उसको समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Parliament in 1795 passed two combination acts which made it illegal to incite the people by speech or writing to hatred or contempt of the king. बच्चों, ब्रिटेन की संसद ने 1795 में दो जुड़वा अधिनियम पारित किए, जिसके अंतर्गत लोगों को भाषण या लेखन का द्वारा सम्राट का, संविधान या सरकार के विरुद्ध घृणा या अपमान करने के लिए उकसाना अवैध घोषित कर दिया गया. ये नंबर 1 था. ट्विंस लॉ में फर्स्ट ये था. सेकंड, किंग्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट, ये फर्स्ट था. एंड बैंड अनऑथराइज्ड पब्लिक मीटिंग ऑफ ओवर 50%. 50 से अधिक लोगों की अनाधिकृत सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगा दी गई. ठीक है. प्रोटेस्ट नॉनलेस कंटिन्यूड अगेंस्ट ओल्ड करप्शन, लेकिन पुराने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन बराबर चलता रहा. पुराने जो जितने भी करप्शन हुए थे उसके खिलाफ आंदोलन चलता रहा. यहाँ पुराना भ्रष्टाचार या ओल्ड करप्शन का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया गया? दिस टर्म वाज यूज्ड फॉर प्रिविलेजेस लिंक टू द मोनार्की एंड पार्लियामेंट. ये जो ओल्ड करप्शन है बेटा, पुराना भ्रष्टाचार, ये शब्द का प्रयोग राजतंत्र और संसद के संबंध में किया जाता था. Members of Parliament, landowners, manufacturers and professionals were opposed to giving the working population the right to vote. बच्चों, उसी संसद के जो सदस्य हुआ करते थे, जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, भूस्वामी, मैन्युफैक्चरर्स, उत्पादक लोग, प्रोफेशनल्स, पेशेवर लोग शामिल थे, कामगारों को वोट का अधिकार दिए जाने के वो खिलाफ थे. वो नहीं चाहते थे कि मजदूरों को किसी प्रकार से राइट टू वोट मिले. They supported the Corn Laws. ठीक, they supported the Corn Laws which prevented the import of cheaper food until prices in Britain had risen to a certain level. उन्होंने कॉर्न लॉस का, अनाज के कानून का समर्थन किया. इस कानून के अंतर्गत क्या बात थी वो समझिएगा. इस कानून के अंतर्गत विदेश से सस्ते अनाज के आयात पर रोक लगा दी गई थी, जब तक कि ब्रिटेन में इन अनाजों की कीमत में एक
एक लेवल तक, एक सर्टन लेवल तक, स्वीकृत स्तर तक वृद्धि न हो गई हो, तब तक विदेश से सस्ते अनाज के इंपोर्ट को पे पाबंदी लगा दी गई। ठीक, तो ये सपोर्ट करते थे कॉर्न लॉज का। कौन? लैंडलॉर्ड्स, मैन्युफैक्चरर्स और प्रोफेशनल्स लोग। एज वर्कर फ्लडेड टाउन्स and factories, they expressed their anger and frustration in numerous forms of protest. जैसे जैसे श्रमिकों की तादाद शहरों और कारखानों में बढ़ी, वे अपने गुस्से और हताशा को हर तरह के विरोध में प्रकट करने लगे थे। Their angerness and frustration in numerous forms of protest. There were bread or food riots throughout the country from the 1790s onwards. बच्चों 1790 के डिकेड से पूरे देश भर में ब्रेड और खाद्य पदार्थ के लिए अब दंगे होने लगे। गरीबों का जो मुख्य आहार था वो ब्रेड ही था, और इसकी कीमत पर ही उनके रहन सहन का स्तर निर्भर करता था, है ना। इनका जो रहन सहन है बेटा, उन कीमत पर निर्भर करता था। ब्रेड का जो भंडारों पर कब्जा कर लिया गया। स्टॉक्स ऑफ ब्रेड वर सीज्ड एंड सोल्ड एट प्राइस दैट वाज अफोर्डेबल एंड morally corrected rather than at high prices charged by profit hungry traders. बच्चों ये जो ब्रेड के भंडार थे, स्टोरेज थे, उस पर कब्जा कर लिया गया और उन्हें मुनाफाखोरों द्वारा लगाई गई जो ऊंची कीमत थी उसे काफ़ी कम मूल्य पर बेचा जाने लगा, जो जिसको कि आम आदमी अपने खरीद सके, जो वाकई वो वाजिब भी हो दाम और नैतिक दृष्टि से भी सही भी हो। ऐसे दामों पर फिर उसको बेचा जाने लगा। ऐसे दंगे खास तौर पर युद्ध के बदतरीन वर्ष 1795 में बार बार हुए, लेकिन उनका सिलसिला जो था 1840s के डिकेड तक चलता रहा था। तो इस तरह से हमने देखा कॉर्न लॉज के बारे में समझा, और इसके अलावा जो ब्रेड या वहाँ के जो फूड आइटम्स थे उसके प्राइसेस जो बढ़ गए थे, उसके पीछे क्या कॉजेस थे, क्योंकि उसको लोगों ने स्टोर करके रखा था और एक विशेष वर्ग का ही उस पर आधिपत्य था। इसी वजह से ये स्थितियों का सामना करना पड़ा। जो इसमें आपने देख लिया कि जो ब्रेड या फूड आइटम्स के जो रेट थे वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े थे। परेशानी का एक और कारण है, अनदर कॉज ऑफ हार्डशिप वाज द प्रोसेस नोन एज एनक्लोजर। Now we have to understand about the protest against the machines. Okay, due to enclosure process, thousands of small farms had been merged into a larger ones by powerful landlords. Okay, so many people lost their livelihood and moved to the cities and towns to find works in industries. ठीक है, बड़े बड़े ज़मींदारों ने अपने शक्तिशाली ज़मींदारों ने अपने प्रभाव से बड़े बड़े फार्म में छोटे छोटे सैनिकों के खेतों को मिला लिया। ये हम बात कर रहे हैं, ये है एनक्लोजर यानी जिसे चकबंदी या बाड़ा पद्धति भी कहते थे। और इस पद्धति से बुरी तरह से प्रभावित हुए कौन? गरीब परिवार। ठीक, औद्योगिक काम देने की मांग की गई। अब ये मजदूर ये जो गरीब परिवार थे, ये लोग अब शहरों की ओर जाने लगे ताकि वहाँ सिटीज़ और टाउन्स में उनको काम मिल सके, इंडस्ट्रीज़ की ओर मूव करें। बट ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स इन द कॉटन इंडस्ट्री, मैनी वीवर्स लॉस्ट देयर जॉब्स। अब बच्चों ये भी एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी, है ना। सो दिस वीवर्स स्टार्ट प्रोटेस्ट फॉर डिमांड अ लीगल मिनिमम वेज, बट इट वाज रिफ्यूज्ड बाय पार्लियामेंट। In desperation, cotton weavers destroy the power looms, shearing frames and other machines in different cities as Nottingham. हम बात करें कहाँ कहाँ ये हुआ तो नॉटिंगम, लेटेस्टशायर, डर्बीशायर, यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, है ना, यॉर्कशायर, ये यहाँ पर सब प्रोटेस्ट हुए। तो ये मशीनों के खिलाफ मजदूरों ने एक प्रकार से अपना विरोध जताया था। इस पद्धति से बुरी तरह से प्रभावित हुए जो किसान थे वो औद्योगिक काम देने की मांग कर रहे थे। मशीनों के प्रचलन से क्या हुआ कि हथकरघा बुनकर जो थे वो हजारों की संख्या में बेरोजगार हो गए, गरीबी की मार झेलने को ये मजबूर हो गए। क्योंकि
क्योंकि अब उनकी जगह किसने ले लिया था? मशीनों ने ले लिया था। बच्चों 1790 के डिकेड में इन बुनकरों ने मिनिमम वेजेस की डिमांड की और संसद ने, पार्लियामेंट ने उनकी इस डिमांड को ठुकरा दिया। जब वे हड़ताल पर चले गए तो उन्हें ज़बरदस्ती तितर बितर कर दिया, उनको भगा दिया मारपीट करके। ठीक है, अब जब इन्हें हटा दिया, भगा दिया गया, तो हताश होकर ये सूती कपड़े बुनकरों ने क्या किया? लंकाशायर में जो पावर लूम थे उनको नष्ट कर दिया। वो समझते थे कि इन बिजली के करघों की वजह से ही हमारी रोजी रोटी छीन ली गई है। यही हाल नॉटिंगम में भी हुआ, वहाँ पर भी मशीनों का जो चलन था उसका प्रतिरोध किया गया, प्रोटेस्ट किया गया। लेटेस्टशायर में भी ऐसी स्थिति हुई, डर्बीशायर में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। यॉर्कशायर में भी यही स्थिति थी। मैंने जैसे आपको बतलाया कि यॉर्कशायर में ऊन कतरने वालों ने ऊन कतरने के जो ढांचे या शेयरिंग फ्रेम थे उसको तोड़ दिया। लोग परंपरागत रूप से अब हाथों से भेड़ों के बालों की कटाई करते थे। 1830 के दंगे में फार्मों में काम करने वाले श्रमिकों को भी लगा कि उनका धंधा तो चौपट होने वाला है, क्योंकि खेती में भूसी से दाना अलग करने के लिए नए खलियानी मशीन, थ्रेशिंग मशीन आने शुरू हो गई थी। अब दंगाइयों ने क्या किया? द राइट्स स्मैश दिस मशीन्स, उन्होंने इस मशीन को तोड़ डाला। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 9 ऑफ देम वर हैंग्ड एंड 450 वर सेंट टू ऑस्ट्रेलिया। जब इस तरह की स्थितियां हुई तो 9 दंगाइयों को फांसी की सज़ा दे दी गई और 450 लोगों को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। इसको हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे, है ना। तो जो नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द लुडिज़ मूवमेंट। हमको पढ़ना है लुडिज़ मूवमेंट के बारे में। ये क्या चीज़ था उसको समझते हैं। लुडिज़्म वाज अ वेल नोन प्रोटेस्ट मूवमेंट that fought for the right of workers who were affected by the arrival of new machines from 1811 to 1817 and it was started by General Ned Lute। बच्चों, एक बड़ा करिश्माई व्यक्तित्व का धनी जनरल नेट लूट ने अपने नेतृत्व में लुडिज्म नामक के एक आंदोलन को चलाया। ठीक, यह एक अन्य किस्म के विरोध प्रदर्शन का उदाहरण है आपके सामने में, है ना। ये अनदर टाइप ऑफ प्रोटेस्ट है। And Ludism was not merely a backward-looking assault on machines। ये लुडिज्म के अनुयायी मशीनों की तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि न्यूनतम मजदूरी, ठीक है, किस चीज़ की डिमांड करते थे? इट्स पार्टिसिपेंट्स डिमांडेड अ मिनिमम वेज, कंट्रोल ओवर द लेबर ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन। नारी और बाल श्रम पर नियंत्रण रखने की बात डिमांड कर रहे थे। वर्क फॉर दोज हु हैड लॉस्ट देयर जॉब्स, मशीनों के आविष्कार से बेरोजगार हुए लोगों के लिए काम, है ना। और कानूनी तौर पर अपनी मांगे पेश करने के लिए मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन बनाने की डिमांड वो कर रहे थे। एंड राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस सो दैट दे कुड लीगली प्रेजेंट दिस डिमांड्स। कानूनी तौर पर अपनी मांगों को मांगने के लिए वो अब ट्रेड यूनियन यानी मजदूर संघ को बनाने का डिमांड कर रहे थे। तो ये था लुडिज्म, जिसमें ये डिमांड थी। बच्चों, ये जनरली ये क्वेश्चन जो है ये आता ही है और आपको इसको तैयार करना है, अपने नोट्स में इसको ज़रूर जगह देनी है। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन द वर्किंग पॉपुलेशन possessed neither the oath nor legal method to express their anger at the drastic manner in which their lives had been overturned। औद्योगिकरण के प्रारंभिक वर्षों में श्रमजीवियों के पास, जो मजदूर थे उनके पास, उन कठोर कार्यवाहियों जिनसे उनके जीवन में फेरबदल हो रही थी के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने के लिए न तो वोट देने का अधिकार था, न ही कानूनी तरीका था कि उनका जो शोषण हो रहा है औद्योगिकरण में, उसके प्रति गुस्सा को जाहिर करने का उनके पास कोई साधन नहीं था। अगस्त 1819 में, in August 1819, 80,000 people gathered peacefully at St. Peter's Fields in Manchester to claim democratic rights of political organization, of public meetings and of the freedom of press। बेटा 1819 में 80,000 लोगों ने अपने लिए डेमोक्रेटिक राइट्स की, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाने के लिए, सार्वजनिक सभाएं करने के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकारों की मांग करने के लिए मैनचेस्टर में सेंट पीटर्स मैदान में शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए। लेकिन
उनका बर्बरतापूर्वक दमन कर दिया गया। They were suppressed brutally in what became known as the Peterloo, और इसे ही पीटरलू के नरसंहार के नाम से जाना जाता है। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ आपको बहुत अच्छे से तैयार भी करना है। पीटरलू मैसकर। बच्चों नरसंहार की बात कर रहे हैं, जो वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे उन पर ये अत्याचार हुआ था, और उन्होंने जिन अधिकारों की मांग की थी उन्हें उसी वर्ष संसद द्वारा पारित 6 अधिनियमों के द्वारा नकार दिया गया था। इन अधिनियमों के द्वारा उन राजनीतिक क्रियाकलापों पर भी रोक बढ़ा दी गई, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती थी उस पर भी अब उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। ओके, और इस रोक की शुरुआत कैसे हुई? दिस एक्सटेंडेड एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी इंट्रोड्यूस इन द टू कॉम्बिनेशन एक्ट ऑफ 1795, बट देयर वर सम गेन्स। ओके, ये हमने आपको 1795 के जुड़वा अधिनियमों के बारे में बताया है ना, उससे कुछ लाभ भी हुए। और पीटरलू के बाद ब्रिटिश संसद ने के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को अधिक प्रतिनिधित्वकारी बनाए जाने की आवश्यकता अब वहाँ के जो उदारवादी राजनीतिक दल थे उनके द्वारा महसूस की जाने लगी। After Peterloo, the need to make the House of Commons more representative was recognized by the liberal political groups, and the Combination Acts were repealed in 1824 and 25. अब बच्चों ये जो जुड़वा अधिनियम जो which was enacted in 1795 that was repealed in 1824 and 25, ये जुड़वा अधिनियमों को 1824-25 में निरस्त कर दिया गया था। तो इस तरह से प्रोटेस्ट जो थे वो आपने देखे थे। बच्चों आज के एक्सप्लेनेशन में आज मैंने आपको वीमेन, चिल्ड्रन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ प्रोटेस्ट मूवमेंट्स के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।